नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका नमस्कार एमपी के आज के अंक में। दर्शकों, नमस्कार एमपी का ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आई हूँ मैं पूर्वा राय। और चलिए देखते हैं कि आज के अंक में क्या है खास आपके लिए, क्योंकि ये हमारा जो कार्यक्रम है ये सुबह सुबह लेकर आता है आपके लिए रंगारंग बेहद अनोखे रंगों से सजा हुआ ये नमस्कार एमपी का अंक। और इस अंक को और खास बनाता है एक काम। जी हाँ, अगले 1 घंटे तक आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं, अपने प्रश्नों के जवाब ले सकते हैं हमारे विषय विशेषज्ञों के साथ में। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है हमारे संपर्क सूत्र। तो चलिए नोट कर लीजिए, भोपाल के एसटीडी कोड के साथ में 0755266049, साथ ही साथ हमारे टोल फ्री नंबर है। जी हाँ, ये बिल्कुल निशुल्क नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं बिना किसी शुल्क के। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए, 180023330040। ये तो थे हमारे संपर्क सूत्र। और हमारे कार्यक्रम के अनुसार हम आपको दिखाते हैं रोज की तिथि क्या है। तो चलिए आज की तिथि पर नजर डाल ली जाए। विक्रम संवत 2080 भाद्रपद कृष्ण पक्ष पंचमी 4 सितंबर तारीख है 2023 की, दिन है सोमवार। जी हाँ, सप्ताह की शुरुआत कर रहे हैं हम अपने इस कार्यक्रम के साथ में। तो चलिए कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इतिहास में 4 सितंबर को क्या कुछ घटित हुआ था। चलिए इतिहास के ऊपर एक नजर डाल ली जाए। 1781 स्पेन के निवासियों द्वारा लॉस एंजलिस की स्थापना आज ही के दिन की गई थी। अगर बात की जाए 1825 की, प्रमुख राजनीतिज्ञ दादा नारोजी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1888 महात्मा गांधी ने इंग्लैंड के लिए समुद्री यात्रा की शुरुआत आज ही के दिन से की थी। आगे बात की जाए 1944 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश जो सैनिक थे उन्होंने बेल्जियम के एंटवर्प शहर में प्रवेश किया था। 1952 भारतीय अभिनेता ऋषि कपूर का जन्म हुआ था। 1985 73 सालों के बाद समुद्र में डूबे जहाज टाइटैनिक की तस्वीरें सामने आई थी। ये टाइटैनिक जहाज वो था जिसमें कि 1500 नागरिकों की जो मौत हुई थी वो डूबकर मर गए थे। 2004 की बात की जाए, ब्रिटिश नागरिक गुरविंदर चड्ढा को आज ही के दिन वुमेन ऑफ ईयर से सम्मानित किया गया था, उन्हें नवाजा गया था। ये तो थी इतिहास की बात। जी हाँ, इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो चलिए क्यों ना कुछ और प्रेरणादायी बातों से आपको अवगत करवा दिया जाए। जी हाँ, चलते हैं आज के विचार की ओर। गुरु को पारस जानिए, करे लोह को स्वर्ण, शिष्य और गुरु जगत में दो ही वर्ण। जी हाँ दर्शकों, कल यानी कि 5 सितंबर को हम बनाते हैं, हमारे जो गुरुजन हैं उनका सम्मान करते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। तो क्यों ना शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर हम अपने कुछ ऐसे गुरुजनों का सम्मान करें, उनसे मिलें, उनसे सीखें, उनसे जानें कि उन्होंने अपने जीवन में क्या कुछ विशेष किया था। क्योंकि कहा जाता है कि जीवन में अगर गुरु हो तो जीवन को दिशा संपूर्ण रूप से मिल सकती है, एक व्यक्ति अपने जीवन का सार पा जाता है। तो चलिए मिलते हैं आज के ऐसे ही हमारे गुरुजनों से और आपको बताती हूँ कि आज के कार्यक्रम का हमारा विषय क्या है। तो चलिए हम मिलते हैं आज के हमारे गुरुजी से जो कि हमारे साथ उपस्थित हैं। हम आपको मिलवाना चाह रहे हैं श्री राजेंद्र प्रसाद सक्सेना जी से। ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के अंतर्गत संचालित क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय भोपाल एवं अजमेर में अंग्रेजी में प्रचारक, सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी शिक्षा विज्ञान के विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम ये बहुत ज़्यादा अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ इतने ज्ञानवान गुरुजन जुड़े चुके हैं। तो क्यों ना हम इनका सम्मान करें एक पुष्प माला के साथ में। तो मैं आपका सम्मान करना चाहती हूँ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम के अंतर्गत। जी दर्शकों, कहा जाता है कि हमारे साथ गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दुयो बताए।
तो ये तो हमारे गुरुजी हैं। एक और हमारे साथ में महान जो सज्जन जुड़ चुके हैं, क्योंकि वो बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। इन्होंने पहले तो शिक्षा जगत में अपना कदम रखा, फिर इन्होंने बैंक में अपना वर्चस्व स्थापित किया। साथ ही साथ ये बहुआयामी प्रतिभा के धनी है। ये बहुत सारे अलग अलग रंग कर्मों के रंग मंचों पर अपना लोहा मनवा चुके हैं। तो चलिए आपको मिलवाना चाहती हूँ हमारे मेहमान से, श्री सुनील सोनहैया जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे जो सुनील सर हैं इनका भी आप सम्मान करें। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो श्री सुनील सोनहैया जी हैं ये वरिष्ठ प्रबंधक सेंट्रल बैंक में हैं। ये रंगमंच के कलाकार हैं, साथ ही साथ गायन, अभिनय, निर्देशन, लेखन, एंकरिंग, टीवी सीरियल, फिल्म, शॉर्ट फिल्म, थिएटर और निर्देशन में अपना बहुत सारा परिचय दे चुके हैं। लोगों को इनके परिचय की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले तो हमारे जो गुरुजी हैं इनसे हम जानना चाहेंगे कि सर आप ये बताइए कि आपका जो पृष्ठभूमि है, आप कहाँ से आए हैं, क्या क्या आपने किया, प्रारंभिक शिक्षा आपने कहाँ से अर्जित की? जी। कल शिक्षक दिवस है जी। तो शुरुआत में अपने शैक्षिक कार्यों से ही प्रारंभ करूंगा। एक छोटा शहर मध्य प्रदेश का धार, जैसे राजा भोज की नगरी से हर कोई जानता है, वहाँ मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। उस जमाने के जो स्कूल होते थे, मुझे याद है कि टाट पट्टी पर हम लोग बैठते थे और वो जो आनंद शिक्षा का था, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में बैठने से वो मुझे समझ में आता है कि ज्ञान जो प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको गुरु से शिक्षा लेनी है, तो उसके सानिध्य में रहिए, उसके पास रहिए, तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। जी बिल्कुल सही। और ये मेरा सोच है कि आप छोटे शहर से आते हैं, गांव से आते हैं, कहीं से भी आइए, अगर आपको अच्छे शिक्षक मिले हैं तो आप जीवन में बहुत उन्नति कर सकेंगे। आज जो कुछ मैं हूँ उसकी देखा जाए तो श्रेय अपने शिक्षकों को देता हूँ, और अगर मैं कुछ नहीं बन पाया तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। जी, ये आपका बहुत बड़प्पन है सर। आप बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई? धार में हुई। बीए मैंने आनंद कॉलेज धार से किया। उसके बाद एमए के लिए गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में से मैंने एमए अंग्रेजी विषय में किया। उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश हैदराबाद, आजकल CIFL के नाम से जाना जाता है, वहाँ से मैंने पीजी डिप्लोमा किया। उसके बाद अन्नामलाई यूनिवर्सिटी और MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से लिंग्विस्टिक्स में भाषा विज्ञान में 2 कोर्स किए। तो देखा जाए तो मैं शुरू से ही शिक्षक बनना चाहता था, और इसीलिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, क्योंकि बीए में अंग्रेजी साहित्य और हिंदी साहित्य दोनों मेरे विषय रहे, तो हमेशा मैं अंग्रेजी के साथ साथ अपनी मातृभाषा हिंदी से भी जुड़ा रहा हूँ। जी जी जी। आपने कहाँ कहाँ एज अ शिक्षक, आप कहाँ कहाँ पर आपकी जो एक कहना चाहिए कि आपने कहाँ कहाँ पढ़ाया, कहाँ कहाँ पर आप रहे और कैसे आपने अपने जीवन को आगे बढ़ाया? प्रारंभिक शुरुआत एक प्राइवेट डिग्री कॉलेज जो कि JNS कॉलेज शुजालपुर कहलाता था, मध्य प्रदेश का ही था, वहाँ से मैंने अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में अपना जीवन का शैक्षिक प्रारंभ किया। उसके बाद कुछ दिनों में आदिवासी क्षेत्र, मध्य प्रदेश का आदिवासी क्षेत्र झाबुआ ज़िले में पेटलावत करके संस्था है, वहाँ पर रहा, और मैं अपने विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे 2 महीने की नौकरी के बावजूद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश भेजा, जहाँ से मैंने अंग्रेजी में डिप्लोमा किया। वहाँ से आने के बाद मैं MACT मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पर अंग्रेजी का अध्यापक रहा। वहाँ 3 साल काम करने के बाद
एनसीईआरटी में मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरा पोस्टिंग क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, उस समय महाविद्यालय कहा जाता था, हाँ उसे जी। अब संस्थान हो जी गया जी जी। वहाँ पर। चलिए हम अपने मेहमान से मिल लेते हैं। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो बैंकर हैं, उसके बाद आप थिएटर करते हैं, रंगमंच करते हैं, फिल्म निर्देशन करते हैं, गाना गाते भी हैं, लिखते भी हैं। इतनी सारी विधाओं को आपने अपने अंदर समेटा कैसे है, कैसे मैनेज करते हैं आप? पूर्वा जी, भगवान ने हमें 24 घंटे का समय दिया हुआ है। अगर हमें इन 24 घंटों का सही समय का सदुपयोग कर लेना तो मैं क्या, कोई भी आदमी इन सब चीज़ों को कर सकता है। जी समय का प्रबंधन अगर हम सीख लेना तो लाइफ में सब कुछ किया जा सकता है। मैं बैंक में रहता हूँ और छुट्टी के दिन, अवकाश के दिन, जब मेरे पास अवकाश मिलता है या शाम को बैंक से घर आने के बाद या सुबह मॉर्निंग में, इन सब चीज़ों के लिए हम समय निकाल सकते हैं। मैं बैंक के अलावा मैं जब थिएटर करता हूँ तो सैटरडे संडे छुट्टी के दिन या रात को उसके लिए रिहर्सल करता हूँ। मैं सिंगिंग करना होता है, पार्ट बांट लेता हूँ। मैं कोई काम एक साथ नहीं करता हूँ। जब मुझे सिंगिंग करना होता है तो मैं एक हफ्ता सिंगिंग को दे देता हूँ, जी। तैयारी करता हूँ उसके जी। लिए। जब मुझे थिएटर करना होता है तो मैं 10-15 दिन थिएटर की तैयारी करता हूँ, रिहर्सल करवाता हूँ। वैसे आजकल मैंने अभिनय करना बंद कर दिया है। मैं आजकल निर्देशन के क्षेत्र में उतर गया हूँ क्योंकि अभिनय के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन निर्देशन के लिए मेरे पास समय मिल जाता है। तो आजकल मैं उसी में लगा हुआ हूँ, निर्देशन में। लेकिन मैं अपना जो मूल काम है मेरा बैंकिंग, मैं उससे किसी प्रकार से कहीं भी कोई समझौता नहीं करता हूँ। जो हमारा टाइम है, जो बैंक के द्वारा निर्धारित समय है, उसमें अपना पूरा काम करता हूँ। जी, हम अपनी शुभकामनाएं देना चाहेंगे क्योंकि हमें लगता है कि जो दर्शक हैं वो सच में जो एक कहना चाहिए कि शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर आपसे कुछ ना कुछ तो सीख कर ही जाएंगे। आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के विषय में बताइए। मैं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के पिपरिया शहर से रहने वाला हूँ। मेरी शिक्षा पिपरिया में ही हुई है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर मैं वहीं से पढ़ने के बाद मैं खंडवा चला गया था और मैंने सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स किया खंडवा पॉलिटेक्निक से। उसके बाद मैंने उसी समय साथ साथ मैंने पत्रकारिता का करस्पॉन्डेंस कोर्स भी किया दिल्ली से। साथ ही साथ सिंगिंग के लिए भी थोड़ा थोड़ा मैं किसी गुरुजी से संपर्क करता रहता था। मैंने वैसे बेसिकली कोई शिक्षा नहीं ली है गायन की, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा गुरु लोगों के साथ रहता था, उनके साथ थोड़ा थोड़ा सीखने का मौका मिला तो मैं वो करता रहा। और मेरे घर में अभी वर्तमान में मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे सेटल हो चुके हैं, एक पूना में है, एक वहाँ जयपुर में है। यहाँ मैं और मेरी पत्नी यहाँ पर हैं। जी जी, जब हम एक कलाकार से ये पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले वो रंगमंच पर गया, वहाँ रंगीन पर्दे लगे हुए हैं, ढेर सारी लाइट लगी हुई है, पूरा फोकस आपके ऊपर और सामने ढेर सारे दर्शक बैठे हुए हैं, कैसी फीलिंग आई आपको जब रंगमंच पर आप जाते हैं? और क्या वो अनुभव आपके लिए आगे चलकर भी काम आता है? मेरे साथ बहुत उल्टा हुआ है जी। मैं स्कूल ज़माने में थिएटर किया करता था। छोटे छोटे स्कूल में जो प्ले हुआ करते थे वो करता था। फिर मैं जब बैंक में लग गया तो मेरी सब एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई। मुझे अचानक मेरा ट्रांसफ़र एक अधिकारी के रूप में मुंबई हो गया। जी जी। जब मैं मुंबई गया तो वहाँ मेरा एक मित्र जो है फिल्म बना रहा था, तो उसने मुझे बुलाया कि यार शूटिंग देखने आओ। अच्छा। मैं वहाँ शूटिंग देखने गया तो उस दिन किस्मत से एक फिल्म, मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि मैं दूरदर्शन का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे सबसे पहला अवसर दूरदर्शन से ही मिला। एक सीरियल था लेकिन वो सस्ता, 2000 में जब मैं उस सेट पे गया वहाँ पर, लेकिन वो सस्ता की शूटिंग चल रही थी। मेरे मित्र ने मुझे बोला कि शूटिंग देखने आ। मैं वहाँ देखने गया था और एक कलाकार वहाँ पर उस दिन नहीं पहुँच पाया। तो एक पुराने बहुत अच्छे कलाकार हैं बेंजामिन गिलानी, उनके साथ एक सीन था जो उस बंदे को करना था और वो नहीं पहुँच पाया था। तो मेरा दोस्त बोला, सुनील तूने प्ले वगैरह किए, करेगा क्या रोल? तो मैं डायरेक्ट फिल्म के लिए मुझे एकदम से अप्रोच हो जाए और मुझे कैमरा फेस करना है। बोले तू कर लेगा, करके देख। और मैंने वो उस कैमरे में गया उनके साथ। बेंजामिन गिलानी ने बोला कि आइए आइए कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। और मुझे जो डायलॉग दिए गए, मैंने एक ही बार में एक भी रिटेक नहीं हुआ और एक ही सिंगल शॉट में मेरा वो सीन पूरा कंप्लीट हो गया जी। और मुझे फिल्म लाइन मिल गई। मुझे लगा कि अरे ये तो मैं कर सकता हूँ। तो उसके बाद में बैंक में रहते रहते फिर मैंने वहाँ पर ये फिल्म लाइन शुरू करी। थोड़ा थोड़ा सैटरडे संडे काम शुरू किया मैंने वहाँ हाँ से। जी। फिर जब भोपाल मेरा ट्रांसफ़र हुआ, मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी थिएटर करने की, लेकिन मुझे कहीं अवसर नहीं मिल रहा था।
लेकिन जब बताइए फिल्म करने के बाद लोग थिएटर करने के बाद फिल्म में जाते हैं। जी। मुझे उल्टा हुआ कि फिल्म करने के बाद मुझे थिएटर की तरफ मेरा रुझान था। मैं यहाँ पर आया भोपाल में, तो ऑडिशन वाली ऑडियंस जो है, पर दर्शक दीर्घा से मेरा कभी भी ऐसा कुछ नहीं रहा है, क्योंकि मैं एंकरिंग भी करता रहा हूँ, सिंगिंग करता रहा हूँ, तो बहुत सारे ऑडियंस मुझे ढेर सारे लोग देखने को मिलते रहे हैं। तो मुझे कभी भी हिचक नहीं हुई कैमरे के सामने, ऐसा कभी मुझे नहीं लगा कि रंगीनियाँ है, लाइट है। जब मेरा पहला सीन ही जो था वो लाइटों के साथ फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हुआ था, तो थिएटर में आने के बाद तो सिर्फ एक ही चीज़ थी कि थिएटर में जो हम करते हैं वो लाइव होता है। जैसे आज हम लाइव कर रहे हैं, हम लोग जनरली कलाकार होते हैं, रिटेक करते हैं, एक डायलॉग को 10 बार बोलना पड़ता है, कट हो गया, डायरेक्टर बोला ये कर दो। लेकिन यहाँ भी यही हाल है कि लाइव हो रहा है, जी, जी। यहाँ भी हम कुछ कट नहीं कर सकते हैं, जो बोला जा रहा है वो बिल्कुल सही बोलना है। ऐसी थिएटर भी सेम यही है, लेकिन थिएटर में हम अपनी अभिनय क्षमता को दिखा सकते हैं। जी, वहाँ जी, पर हम जो कुछ करना चाहेंगे वो पूरा लाइव जाता है। हाँ जी। और वो मैंने उस चीज़ का पूरा अनुभव उठाया, बहुत अच्छा लगा। भोपाल में आने के बाद लगातार मैं करता रहा। जी जी जी। सक्सेना सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप इतनी जगहों पर आपने पढ़ाया है, क्या अनुभव रहे अलग अलग जगहों के शिक्षक के साथ में जब आपने तारतम्य बैठाया, आपको कैसा लगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आई एम 82 ईयर्स यंग टीचर। क्या बात है जी। अपने आप को मैं कभी ये महसूस नहीं करता कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं पढ़ा नहीं सकता। दूसरी बात, मैं जब विद्यार्थियों से बात करता हूँ तो मेरे मन में एक चीज़ रहती है कि अगर मैं बोल रहा हूँ और इन्हें समझ में आ रहा है तो मैं शिक्षक हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ और मेरे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है तो दो संभावना है जी। या तो मैं बहुत विद्वान व्यक्ति हूँ जिसके कारण मेरे को विद्यार्थी समझ नहीं रहे हैं, या मैं पागल हूँ। ये दो चीज़ें हैं। जी। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर रहा, जैसे कि हमारे प्राचार्य चौरसिया साहब कहते थे कि आप जा रहे हैं, आपके पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपका जो विद्यार्थी है वो आपसे कितना ग्रहण करता है इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हाँ जी। मैं कहता हूँ कि मैं जो हूँ एवरेज स्टूडेंट के लिए हूँ। गांव का जो विद्यार्थी आता है जो अंग्रेजी के 5 वाक्य भी नहीं बोल सकता, आज वो मान लीजिए कि एक ऐसे उच्च पद पर आसीन है, तो मुझे इतनी प्रसन्नता होती है कि मैंने जो कुछ किया वो वाकई में सफल हुआ। तो गुरु के लिए या शिक्षक के लिए कि अगर उसका विद्यार्थी और आगे बढ़ जाता है, मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। हाँ जी। लीलाधर मंडलोई जी। मनोहर बाथम और राजीव वर्मा, तथा ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, राजकुमार पाठक, जो उच्च पद पर आसीन रहे और उनका योगदान तो जो थोड़ा बहुत मेरे से बना मैंने उनको दिया और इसकी मुझे प्रसन्नता है। जी, बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, जो हमारे जो नई पीढ़ी है वो हमारे सर को सुन रहे हैं, साथ ही साथ में जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो भी प्रेरणा लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति की जब उम्र बढ़ती जाती है तो वो सोचने लगता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं बुजुर्ग हो रहा हूँ, इस दुनिया को मेरी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर से मिलकर ये सच में महसूस हो रहा है कि जो उम्र है वो मात्र एक संख्या है। आप उस संख्या को अपने दिमाग से हटा दीजिए। जैसे ही आपको लगे कि आप 82 के हैं, आप 28 कर लीजिए उसको। जी हाँ, मन से अगर आपने जीत लिया तो दुनिया आप जीत सकते हैं। सर, आप मुझे ये बताइए कि जो आज की शिक्षा प्रणाली है इसके विषय में आप क्योंकि इतने साल हो गए आपने देखा है शिक्षा प्रणाली में कहीं ना कहीं अंतर देखने को मिल रहा है, तो क्या अंतर देखने को मिलता है और क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि जो पहले शिक्षक होते थे वो अपनी इच्छा से शिक्षक बने। आज कुछ नहीं मिल रहा है काम तो शिक्षक बन जाओ। इस भावना से जब शिक्षक इस व्यवसाय में आता है तो वो उसके प्रति उसका कोई लगाव नहीं रहता। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो शिक्षण संस्थाएं हैं आज दुकानें बन गई हैं, व्यापार हो गया है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाने से शिक्षा
में उन्नति हो गई है, ये मेरा मानना है कि ये चीज़ नहीं है। मुझे अभी भी माध्यमिक विद्यालय के दीनानाथ व्यास सर की याद आती है कि वो जब भूगोल पढ़ाते थे तो उस ज़माने में ये सब सुविधाएं नहीं थी, और वो ऐसा पढ़ाते थे कि हमें लगता था कि हम उस शहर के जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उस देश के जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, वो हमारे सामने, आंखों के सामने उपस्थित है। ऐसे शिक्षक अब मिलते नहीं। दूसरी बात और कहना चाहूँगा कि जैसे कहा जाता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो सिर्फ शिक्षक ही जिम्मेदार नहीं है, विद्यार्थी भी कक्षा न हो, किसी तरह से आज छुट्टी मिल जाए, इस भावना से जाता है। और थोड़ा बहुत इस कारण क्या हो रहा है कि आदर, शिक्षा के प्रति, शिक्षक के प्रति हमारा आदर कम होता जा रहा है। समाज में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है कि शिक्षक को वो जो आदर मिलना चाहिए था वो अब मिल नहीं रहा है। जी जी जी। सुनील सर, आप ये बताइए कि आप गाने गाते हैं, गाने लिखते भी हैं, तो क्या सिंगिंग की आपने कोई क्लास ज्वाइन की, आपने कहीं सीखा? पूर्वा जी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं बैंकिंग में इतना व्यस्त रहा हूँ कि मुझे संगीत सीखने का कहीं अवसर नहीं मिला। बचपन में टेबल बजा के घर में गाना गा लिया करता था, और गाना गाते गाते बिना का गीत माला सुन लेते थे। उस समय दूरदर्शन पे गीत आते थे, उनको गुनगुना लिया करते थे। वही सब अपने आप रहा, संगीत सीखने का कहीं अवसर नहीं मिला। कुछ कुछ कभी कभी गुरुजी कहीं कहीं संगीत क्लासों में जाने का अवसर मिलता था, तो वहाँ से थोड़ा सा ज्ञान मिला। बाकी मैंने किसी प्रकार का संगीत कहीं नहीं सीखा है। जो कुछ भी सीखा है बस सुनकर ही सीखा हुआ है। लिखने का सवाल जहाँ तक है, तो मैंने शुरुआत की थी पहले कहानियाँ लिखने की। मैं पेपरिया में था जब स्कूल में, मैं भी जब शिक्षक था तब उस समय मैं लिखना शुरू किया था। तो मुझे लगा कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें, प्रेरणास्पद बातें बताना चाहिए, तो मैंने कुछ कहानियाँ लिखी थी। उसके बाद मैंने कभी कभी 1-2 गीत लिखे हैं। गीत ज़्यादा मैं नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन मैं कविताएँ लिखा है, गज़लें लिखी हैं, जिन्हें मैं सोच रहा हूँ कि कभी ना कभी देर सवेर उन्हें प्रसारित कराऊँ। बहुत अच्छी बात है। आपने इतने सारे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आपने अपना परिचय दिया, आपने अपना लोहा मनवाया, तो क्या आप हमारे दर्शकों को अपना एक अच्छा डायलॉग जो आपको अच्छा लगे वो आप सुना सकते हैं? मैंने आपको बताया था कि हम लोग डायलॉग जो बोलते हैं जी, वो वहाँ पर स्क्रिप्ट में जैसा लिखा रहता है वैसा बोल देते हैं। कुछ भी लेकिन आपको मैं याद अपना हो। एक गीत, मेरे एक फिल्म आने वाली है। हाँ जी, ये बड़ी बात है कि भोपाल शहर में फिल्में बनने लगी हैं। यहाँ के निर्देशक, यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार हैं, प्रतिभाशाली। एक भोपाल के ये निर्देशक हैं नरेंद्र साहू जी, जिन्होंने एक फिल्म बनाई थी अनसीएबल, जो कोरोना के चलते बीच में अभी वो सेंसर बोर्ड से पास हो चुकी है, लेकिन रिलीज नहीं हो पाई है। उसमें एक गाना गाने का उन्होंने मुझे अवसर दिया था। एक्चुअली वो गाना पहले एक प्लेबैक सिंगर अमन तिरखा जी गाने वाले थे, तो मैंने एक डबिंग यूँ ही रफ डबिंग करके दी थी। अमन तिरखा जी ने बोला कि नहीं नहीं, ये सुनील जी, ये गाना आपके ऊपर अच्छा फिट बैठ रहा है, आप इसको स्वयं गाइए। तो नरेंद्र जी ने वो गाना रखा था। उस गाने के मैं थोड़ा सा आपको 2 लाइन सुनाता हूँ। बिल्कुल। यंग बच्चों के लिए है, आजकल खूब कॉल पे लोग बच्चे बात करते रहते हैं, उसी पे बना हुआ है गाना वो। कॉल कर करके परेशान हो गया, कॉल कर करके परेशान हो गया, मुंडा तेरे प्यार में, मुंडा तेरे प्यार में चबा हुआ पान हो गया, मुंडा तेरे प्यार में चबा हुआ पान हो गया, कॉल कर करके परेशान हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। सही है कि जो आज की नई पीढ़ी है उसके लिए आपने संदेश दिया हुआ है। आप ये बताइए कि पहले आप सीधे फिल्म में गए, फिर उसके बाद में आपने थिएटर करा, तो टीवी की शुरुआत कैसे हुई, कैसा आपका अनुभव रहा, कैसे आप टीवी में आए? मैंने बताया कि वो दूरदर्शन का पहला सीरियल था, वो टीवी के लिए ही बना हुआ था, लेकिन वो सस्ता। मैंने वो सीरियल में काम किया, मुझे फिल्म लग रही थी। जब पता लगा कि सीरियल है जी। और दूरदर्शन पे आता है, और दूरदर्शन जो है मुझे गर्व होता है कि भारत देश का एकमात्र ऐसा चैनल है जो घर घर में पाया जाता है, हर घर में देखा जाता है। और जब ये सीरियल मेरा आया था उस समय मैं इटारसी में पहली मेरी पोस्टिंग थी, तो इटारसी, पिपरिया, मध्य प्रदेश के सभी लोगों ने उस 2000 में उस सीरियल को देखा, और लोगों ने मुझे बहुत सराहा कि अरे वाह, हमारा एक बंदा, मध्य प्रदेश का एक निवासी जो है एक फिल्म में काम कर रहा है, सीरियल में काम कर रहा है। और उसके बाद मुझे लोगों ने, जो मेरा मित्र था पीयूष कोठारी, उन्होंने मुझे 2-3-4 सीरियल वहाँ दिलवाए, काम कर दिला। लेकिन मैं चूँकि बताया कि बैंक में रहने के कारण मैं पूरा समय नहीं दे पाता था, तो मैं सैटरडे संडे करता था, तो छोटे छोटे रोल करता रहा। लेकिन जब भोपाल आया मैं,
2011 में जब मैं भोपाल मेरी पोस्टिंग हो गई, यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि मैं यहाँ पर प्रॉपर समय दे सकता हूँ, तो मैंने फिर यहाँ पे सीरियल शुरू किए। जुर्म अब तक किया, साउदर्न इंडिया किया, क्राइम पेट्रोल किया। यहाँ पर टीम भोपाल में आती है आजकल मुंबई की टीम में, तो यहाँ पर उनके साथ काम करने का मौका मिलता रहा और इस तरह मेरी जो है सीरियल लाइन चलती रही। जी जी जी। सक्सेना सर, आप ये बताइए कि आप इंग्लिश के ट्रांसलेटर रह चुके हैं, जो आज की पीढ़ी है उसको इस काम के लिए कुछ परेशानी आती है क्या? कुछ आपने अपने अनुभव से बताइए आप। देखिए, जितना समय 10 पेज ट्रांसलेशन में लगते हैं, हाँ जी। उतने ही समय में मैं 1 पेज अपना क्रिएटिव राइटिंग का आसानी से कर सकता हूँ। हाँ जी। इसमें मेहनत जरूर है पर आनंद ज़्यादा है। मैंने ज्ञान चतुर्वेदी जी का दिल्ली चलो कहानी का अंग्रेजी में लेख का अंग्रेजी में रूपांतर किया और वो प्रकाशित भी हुआ। उससे मुझे प्रेरणा मिली। यहाँ मैं दूरदर्शन का आभारी हूँ। दूरदर्शन के जितने भी कार्यक्रम होते थे उनमें अंग्रेजी अनुवाद के लिए मुझे ही बुलाया जाता था और मैंने बहुत से अनुवाद किए। सांची को वर्ल्ड हेरिटेज के लिए चुना जाना था। मैंने उसके लिए अंग्रेजी में पूरा एक सांची के बौद्ध स्तूप का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया, वो आलेख किया। उसके बाद 400 पेज के एक उपन्यास का 100% बिजनेस का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया। उसके बाद हंसादीप, जो कि कनाडा में टोरंटो विश्वविद्यालय में हिंदी की प्राध्यापक हैं, उनकी कहानियों का अनुवाद किया और उनकी कहानी का जो अंग्रेजी अनुवाद है अभी इंडियन लिटरेचर में प्रकाशित हुआ है। तो अनुवाद की अपनी समस्याएं हैं और अनुवाद आसान काम नहीं है। अनुवाद में बहुत सारे साधन मिल गए हैं कि जिनसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं, पर वो जो ट्रांसलेशन है जब तक आपका दोनों भाषाओं पर समान अधिकार नहीं होगा तब तक आप अच्छे ढंग से नहीं कर जी, सकते। तत्व जो है, जो एसेंस है, उसको बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनुवाद बहुत जरूरी करने है, में। बहुत जरूरी है। जी। इसलिए कि मुहावरे हैं, जो मुहावरे भाषा में हैं उस भाषा में वो मुहावरे तो आसानी से समझ में आ जाते हैं, किंतु जब आपको उसका अंग्रेजी में अनुवाद करना होता है तो दिक्कत आती है। जैसे हम कहते हैं कि वो गया तो गया ही गया, जी। अब बड़ी मुश्किल आती है कि इसको कैसे ट्रांसलेशन किया जाए, उसका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे किया जाए। ही किक्ड द बकेट, अब उसने बाल्टी को लात मार दी नहीं। इसका अर्थ हुआ, जब तक उसकी भावना उसमें क्या कहा जाना है उसमें उसका अर्थ हुआ कि ही इज़ नो मोर, उसकी मृत्यु हो गई। ही किक्ड द बकेट। आप अगर अनुवाद करेंगे तो आपको लगेगा ही किक्ड द बकेट, उसने बाल्टी को लात मार दी, वो समझ में नहीं आएगा। जी जी, बहुत अच्छी बात है। साहित्य में आपने बहुत योगदान दिया हुआ है। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका क्या क्या योगदान है, हम आपसे जानना चाहते हैं। मैं बचपन से ही यूँ कहा जाए तो हास्य व्यंग में मेरी रुचि रही है। तो एक ही विधा, उसमें भी पद्य नहीं गद्य। तो शुरू से मैं हस्तलिखित पत्रिका हमारे स्कूल के ज़माने में होती थी, उसमें भी मैं लिखता था। तो शुरू से मेरी हास्य व्यंग में विशेष रुचि रही और इसीलिए मैंने पीएचडी भी किया। तो जेबी प्रिस्टले, जिन्होंने नाटक भी लिखे, उपन्यास भी लिखे और लेख तो लिखे ही सही, उन पर मैंने पीएचडी किया और मुझे उनसे साक्षात्कार करने का अवसर भी इस स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवान, शेक्सपियर की जो बर्थ प्लेस है, वहाँ पर एक मौका मिला। मैं कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के अंतर्गत गया था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक विधा पकड़ लीजिए, उस विधा में जहाँ तक कोशिश करिए कि हम अच्छा से अच्छा करें। मेरा आदर्श थे शंकर पुंतांबेकर जी और शरद जोशी जी। उन दोनों को ध्यान में रख के मैं अपनी रचनाओं को लिखता रहा। और देखिए, रचना कभी भी आप ये नहीं मान सकते, कभी भी आप ये नहीं सोच सकते कि ये परफेक्ट है, उसमें कुछ ना कुछ कमी रही जाती है। तो ये मेरा कहना है कि आप अगर शुरू में असफल होते हैं
तो कोई चिंता की बात नहीं। मैंने एक रचना भेजी, वो दैनिक समाचार पत्र से वापस आ गई, पर वही रचना मेरी धर्मयुग में सन 1991 में जब धर्मवीर भारती वहाँ संपादक होते थे प्रकाशित हुई। जी, बहुत इसलिए प्रयत्न करते रहना चाहिए, ये मेरा संदेश है। जी, मुझे लगता है 1991 में धर्मयुग में अगर आपकी रचना प्रकाशित हुई, ये बहुत बड़ी बात है। उस ज़माने में तो कहा जाता था कि ये जो पत्रिकाएं हैं उस तक तो अप्रोच ही नहीं हो पाती थी किसी भी लेखक की, और आपकी तो जो रचना थी वो उन्होंने प्रकाशित की, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। आप मुझे ये बताइए सुनील जी कि जब आप इंटरव्यू लेते हैं, आप पत्रकारिता करते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के आपने इंटरव्यू लिए, कभी ऐसा हुआ कि किसी सेलिब्रिटी के साथ में कुछ दिक्कत आई हो, कुछ परेशानी आई हो आपको? मैं मुंबई में था जब उस समय पोस्टिंग मेरी, और कॉमेडियन अपने जॉनी लीवर साहब का मेरे को इंटरव्यू करना था। मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया और सेट पे पहुंच गया मैं, उन्होंने बोला बैठिए, और वो जाके शूटिंग में बिज़ी हो गए। वो जाके भूल गए कि मुझे इंटरव्यू देने के लिए मैंने किसी को बुलाया है। वो कंटिन्यू उनके सीन चलते रहे, वो कहीं जाके बैठे रहे, मैं यहाँ बैठा वेट कर रहा हूँ कि ये आ जाएँ। उस समय के दौर में जब मैं था वहाँ पर तो मोबाइल आए ही थे, ज़्यादा लोगों के पास नहीं हुआ करते थे। तो मैं चूँकि टेलीफोन करके अपॉइंटमेंट लेके गया था, अब मेरे पास साधन नहीं था कि मैं किस तरह उनसे बात करूँ कि वो करूँ कि भाई कि आपने मुझे बुलाया हुआ है, यहाँ बैठा हूँ मैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक वहाँ बैठा रहा। वहाँ मैंने 8-10 चाय पी गया वहाँ बैठे बैठे उनके इंतज़ार करते। और उनको 6 बजे करीब जब वो पैकअप करके लौट रहे हैं, उनको अचानक याद आया है कि मैंने किसी को टाइम दिया है। वापस आए, अरे सुनील जी सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गया था ये, और आप मुझे अंदर आ सकते थे। मैंने कहा सर मैं कैसे आ सकता था, आप सेट पे शूट पे बिजी थे। तो वो मुझे दिक्कत आई, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे 4 घंटे दिए, मुझे साथ में लेके घूमे, खाना खिलवाया साथ में, और वो पल मैं कभी नहीं भूलता हूँ। दिक्कतें ज़रूर आई, लेकिन उसका परिणाम मुझे मिला, और बहुत अच्छा मेरा उनके साथ इंटरव्यू हुआ था। जी, इन परेशानियों को झेलकर ही तो हम सीखते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, अब समय हो चला है एक मधुर गीत सुनने का, तो चलिए सुनते हैं एक गीत। जब वो हमारे सामने आए, होंठ हिले कुछ बोल न पाए।
मीठा सा गाना सुना जिसकी गायिका थी वीनस तरकसवार, और इसका जो हमने स्टूडियो में ही हमारे ये शूट हुआ था भोपाल दूरदर्शन के स्टूडियो में। चलिए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आज हम आपको मिलवा रहे हैं हमारे एक शिक्षक से जो कि हैं हमारे साथ में जुड़े हुए सक्सेना सर। सक्सेना सर, आप ये बताइए कि हिंदी का पखवाड़ा चल रहा है, हिंदी को विश्व स्तर पर ले जाने के लिए और क्या क्या कवायदें करनी चाहिए? हिंदी हमारी मातृभाषा है, किंतु हमको ऐसा लगता है कि हम तो सब कुछ जानते हैं, पर जब दूसरे लोग हिंदी सीखते हैं तो वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, और इसलिए कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो भाषा सीख रहा है, जिसकी मातृभाषा नहीं है, वो आपको बहुत सारी बातें समझा सकता है, बतला सकता है। अगर हिंदी के साथ अन्याय हुआ है तो हम हिंदी भाषी ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। हिंदी में लिखना, हम जब तक ये मानकर चलते हैं कि नहीं सब कुछ अंग्रेजी में ही अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। हिंदी में भी अच्छे ढंग से लिखा जा सकता है, उसको प्रचार और प्रसार की आवश्यकता है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जी सर, आजकल देखने को मिल रहा है कि जब हमारे बच्चे कॉन्वेंट्स में पढ़ते हैं वहाँ पर उन्हें सब चीज़ इंग्लिश में होती है, एक सब्जेक्ट होता है हिंदी, जो कि मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी अनुभव किया जब मेरे बच्चे स्कूल में थे, और अब जाके आके उन्हें हर चीज़ इंग्लिश में चाहिए। हिंदी का अगर पेपर देते हैं तो वो बड़ा ही मुश्किल उन्हें लगता है। तो आगे आने वाली पीढ़ी को हिंदी के लिए और क्या करना चाहिए कि उनकी हिंदी सुदृढ़ हो? मेरा थोड़ा सा आपसे इसके बारे में मतभेद है। जी, मेरी मान्यता यह है कि ना तो हिंदी हमारे बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं और ना अंग्रेजी ही अच्छी तरह से जानते हैं। मैं अगर किसी विद्यार्थी से कहूँ कि भाई 38 रुपये, ये 38 क्या होता है, बिल्कुल। 38 कह दीजिए ना, हाँ जी, तो हम हिंदी को अंग्रेजी के माध्यम से सीखते हैं, समझते हैं। इससे हमें छुटकारा पाना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो ग्रंथ हैं हिंदी के, उनको पढ़ें। तो संस्कार जो हैं उसके लिए माता पिता जिम्मेदार हैं। घर में वातावरण हिंदी का होना चाहिए। मैं अंग्रेजी का शिक्षक रहा हूँ। मेरी पत्नी कभी कभी कहती है कि आप घर में तो अंग्रेजी बोलते ही नहीं, आप बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे। तो जहाँ पढ़ाना है वहाँ अलग बात है, जी, जहाँ घर में आपको हिंदी का प्रयोग कीजिए जहाँ तक संभव हो। और अगर आपकी एक भाषा अच्छी है, अगर हिंदी आपकी अच्छी है, तो अंग्रेजी सीखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं तो कहता हूँ कि अंग्रेजी क्या, किसी भी भाषा में आपको सीखने की कठिनाई नहीं होगी। जी, जी, जी। आप ये बताइए कि आपकी कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? मेरा हास्य व्यंग्य संग्रह कुछ आपके लिए दिल्ली से प्रकाशित हुआ है, 2017 में प्रकाशित हुआ था। और चूँकि मैं रेडियो से सन 67 से जुड़ा हुआ हूँ, तो उसमें हास्य व्यंग्य रचनाएँ और टॉक्स इंग्लिश के देता रहा हूँ। तो उनका एक संग्रह लेंड मी योर ईयर्स एंड कीप योर माउथ शट की पांडुलिपि तैयार है, और मैं आशा करता हूं कि वो भी शीघ्र ही प्रकाशित होगा। जी, बहुत अच्छी बात है। सुनील सर, आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि आपने संगीत कहीं से नहीं सीखा, आपको शौक था, क्या कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि थी कि आपको ऐसा लगा कि परिवार में कोई गाते हैं तो मैं भी गाऊं? क्या कुछ हुआ संगीत के लिए, आप ये बताइए। पूर्वा जी, हमारे घर में पिछले 4-6 पीढ़ियों से कोई भी संगीत से जुड़ा नहीं है, ओहो, किसी को भी संगीत से लगा हुआ नहीं है। खासकर मेरे पिताजी जो कि स्कूल में शिक्षक थे, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं गायक बनूं, क्योंकि उस समय उनका लगता था कि ये नाच गाना जो है ये सब बेकार चीज़ें हैं, पहले शिक्षा पे फोकस किया जाए। तो मुझे वो कभी भी गाना गाने नहीं देते थे। लेकिन मेरे घर के सामने एक ऑर्केस्ट्रा थी, मसीह परिवार था, वो लोग एक ऑर्केस्ट्रा चलाया करते थे मेरे घर के सामने। तो वो मुझे सुन के लगता था कि यार मैं भी काश कभी गायक बन जाऊं, जी। कभी वो करूं। तो एक बार मुझे उन्होंने अवसर दिया था
गाना गाने के लिए बुलाया वहाँ पर, तो नहीं गा पाया मैं अच्छे से। तो उन्होंने कहा एक काम करो, उन्होंने मुझे टेबल बजाते सुना था, बोले यार आप रिदम आप पकड़ लेते हो, तो आप एक काम करो हमारे ग्रुप में वांगो प्लेयर बन जाओ। अच्छा तो वांगो बजाने लगा मैं ना कहीं सीखे, वो जो वो टेबल बजाता था वो हाथ में उस पर मारने लगा, हाँ तो जी। वांगो बजाने लगा। धीरे धीरे अपने आप भी करते करते मुझे भी बजाने आने लगा, जी। गाने सुन सुन के मैंने करने लगा। तो मुझे संगीत, चूँकि अब ऑर्केस्ट्रा में पहुंच गया, और उस समय के दौर में 1980 में 1980 में संगीत कलाकारों की बहुत इज्जत हुई। हम लोग जब कहीं प्रोग्राम करने जाते थे तो ऐसा लगता था वाह, बोले अरे बड़े कलाकार आ गए, बहुत सम्मान मिलता था जी, संगीत वालों गायकों को। मैंने ऐसे एक बार ग्रुप में, भाई जैसा मैंने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में हुआ कि मैं गया था और वो कलाकार नहीं आया था, ऐसे ही हमारा एक दिन एक कलाकार का गला ख़राब हो गया। वो जो गाना डिमांड आई, फरमाइश आती है जनरली ऑर्केस्ट्रा में, तो फरमाइश आई कि ये अकेला चला गया था राजपूत का एक गाना गाने के लिए फरमाइश आई। अब वो कोई गाने वाला नहीं था, तो मुझे हमारे जो डायरेक्टर हैं वहाँ के म्यूज़िक वाले, उन्होंने बोले सुनील तेरे को सुना है मैंने, तो एक काम कर आज गा दे, पूरा गाएगा, अच्छा गाएगा, रिदम पकड़ में आ गई है तो लाइन पे तो गा ही देगा, गा के देख। हाँ जी। और मैंने वो गाना वहाँ गाया उस समय, तो वो लोगों को बहुत पसंद आया, 2 बार सुना लोगों ने। तो हम भी वहाँ सुनना से- चाहेंगे सर, बिल्कुल। ये हम कैसे मौका छोड़ सकते हैं कि अगर आपने वो पहला गाना गाया तो क्यों ना हमारे दर्शक भी सुने और हम भी उसका आनंद लें। अकेला गया था मैं, हाँ मैं न आया अकेला, मेरे संग 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 आया मेरी यादों का मेला, अकेला गया था मैं, हाँ मैं। बहुत मीठा, बहुत मधुर। आप अपनी कुछ स्पेशल जो उपलब्धियां आपने संगीत में ली हैं वो आप बताइए। संगीत में आजकल तो इतने सारा ट्रैक आ गए हैं, इतने सारा बीच में इतने सारे ऐप आ चुके हैं कि आजकल हर कोई सिंगर बन गया है, इतने सारे टीवी के प्रोग्राम आने लगे हैं, हर घर में एक सिंगर हो गया है। तो वो सिंगिंग की जो क्वालिटीज़ हैं अब आजकल लोग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, गा लेते हैं। लेकिन मैं भी आजकल थोड़ा ऐप के माध्यम से गाता रहता हूँ, कुछ मैंने वीडियो डाले हुए हैं संगीत के। लेकिन मैं अभी लोगों को यही सलाह देता हूँ कि संगीत को आप सिर्फ सुनकर ना सीखें, उसको सीखें, प्रॉपर संगीत सीखें। हमारे भारत देश की एक बड़ी विडंबना है, बताना चाहूँगा कि हमारे देश से हमारी संस्कृतियाँ विलुप्त होती जा रही हैं। उसका रीज़न यही है कि हमारे जो नए युवा पीढ़ी है वो चाहता है कि वो 1 महीने में सिंगर बन जाए, जी। तो वो गाना सीखना नहीं चाहता, वो चाहता सिंगर बन जाऊँ तुरंत। तो वो ABCD या हमारा सरगम जो है सारेगामा या जो भी हमारे राग हैं बेसिक उनको नहीं सीखना चाहता। जी। और वैसे गुरुजी भी आजकल हो गए हैं, जी। सब प्रोफेशनल हो गए हैं, व्यवसायिक होते चले जा रहे हैं। लोग बाग क्या चाहते हैं कि जल्दी से पैसा मिल जाए, सही। भाई तू आ जा हमारे यहाँ। सही। तो हमारी सक्सेना- संस्कृति जी, जी, विलुप्त जी, होती जा रही है। मैं बिल्कुल। चाहता हूँ लोगों से कि हमारा जो धरोहर है वो बरकरार रहे। जी। सक्सेना सर, आप ये बताइए कि आप आकाशवाणी और दूरदर्शन से इतने बरसों से जुड़े हुए हैं, क्या अनुभव रहे आपको, कैसा आपको लगता है आकाशवाणी और दूरदर्शन में आकर आपको कैसा महसूस होता है कि आप उससे अपना जो संदेश है वो कैसे आप हमारी जो जनता है उस तक पहुंचा सकते हैं? अभी मेरे मित्र संगीत की बात कर रहे थे, मुझे याद आता है कि शिक्षक के रूप में मैं बहुत अनुशासन प्रिय था, हाँ जी। तो विद्यार्थी बहुत डरते थे। जी। पर कक्षा के बाद मैं उनको मित्रवत रहा। मुझे याद आता है कि कॉलेज कैंटीन में बच्चे कुछ टेबल पर कुछ आवाज़ आ रही थी मुझको कि टेबल पर कुछ चल रहा है इनका प्रोग्राम। जी। जैसे ही मैं कैंटीन में पहुंचा, इन्होंने उसको बंद कर दिया। हाँ जी। उनको लगा कि सक्सेना सर अब डांटेंगे हमको। उनका क्या कर रहे थे? सर कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। मैं कहा नहीं नहीं बताइए। हाँ जी। तो कहने लगे सर उस समय जो टेबल होती थी लकड़ी की नहीं थी, पतरे की थी, जी। और ये अपना उस पर कोई हाथ से बजा रहा है, हाथ कोई दे इस तरह रहे से थे। जैसे अभी जी। हमारे मित्र ने बताया। जी। तो ये जो म्यूजिक था मुझे इनका जो था बहुत अच्छा लगा। अच्छा। हमने उसको नाम दिया अंटशंट म्यूजिक। ओहो। और ये अंटशंट म्यूजिक भोपाल आकाशवाणी की सिग्नेचर ट्यून बनी। अरे वाह। मैं इन सब विद्यार्थियों को ले गया और आपको आश्चर्य होगा, उन विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी था
लीलाधर मंडलोई। ओह जी। तो लीलाधर मंडलोई का पहला अपॉइंटमेंट शायद बैंक में हुआ या शिक्षक में हुआ। ना ये बैंक में गया ना शिक्षक गया। कहना कि सर आप हम लोगों को वहाँ आकाशवाणी ले गए थे, तो मैं तो आकाशवाणी में जाना चाहता हूँ। जी और मुझे गर्व है इस बात का कि वो आकाशवाणी और दूरदर्शन का डायरेक्टर जनरल से रिटायर हुआ। क्या बात है। जी अनडिसेंट म्यूजिक जैसा अभी आपने कहा, तो इनको जब हम ले गए तो ये सब बच्चे ही थे। हाँ जी। तो वहाँ पर जो सज्जन थे म्यूजिक के इंचार्ज, वो जो कहते थे कि देखो म्यूजिक की समझ है, उसको इस तरह से करो, इसको इस तरह से करो, इनको लगता था नहीं ऐसे ही जैसा हम कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ये जो बासुदा हैं, बहुत बुजुर्ग आदमी थे उस समय बासु, तो हमने कहा कि ये जो कह रहे हैं उसके आधार पे काम करो। और वो सिग्नेचर ट्यून बहुत दिनों तक बजती रही। बहुत अच्छी बात है। आपने हिंदी में पुस्तकें लिखी हैं, हिंदी में, इंग्लिश में भी क्या, आप जो अंग्रेजी है उसमें भी क्या हास्य व्यंग लिखते हैं आप? हाँ, हिंदी में भी हास्य व्यंग और अंग्रेजी में भी हास्य व्यंग ही मेरा रहा है। और जितने भी टॉक्स हैं आकाशवाणी से प्रसारित हुए हैं, उनमें भी उसी का आपको पुट मिलता है। और मैं अपनी पुस्तक के लिए जो प्रकाशित हुई और जो प्रकाशित होने जा रही है, उसमें आकाशवाणी और आपके समाचार पत्र में नई दुनिया के अदबीच में बहुत प्रकाशित हुआ। जी तो वहाँ से मुझको प्रेरणा मिली और जो संकलन है उसमें अदबीच में प्रकाशित बहुत सारे हास्य व्यंग लेख उसमें हैं। जी जी जी। सुनिए सर, जैसे कि हम बता रहे हैं कि कल शिक्षक दिवस है और आपने पहले शिक्षण का कार्य किया। जो हमारी जो नई पीढ़ी है जो बैंक के लिए तैयारी कर रही है, आप उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं, कैसे वो सफलता प्राप्त करें? बैंक के लिए आजकल पहले तो 12th में के बाद बैंक में आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन आजकल ग्रेजुएशन कंपलसरी कर दिया गया है। तो आप पहले ग्रेजुएशन कर लें, साथ साथ में बैंकिंग के लिए पहले सिर्फ कॉमर्स या बोला जाता था कि अकाउंट वाला ही व्यक्ति बैंक में जा सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं खुद मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने मैथ्स का ही था, मैं बैंक में गया था। तो किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए हमें पहले तैयारी करनी पड़ती है उसको। तो जैसे बैंक में आना है तो आजकल बैंक का पेपर जो है बहुत इजी आता है, उसमें 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड की मैथ्स रहती है, ज़्यादा उसमें कठिन नहीं होता है। समय उसमें देखा जाता है, समय आप कितने जल्दी उसको कर सकते हैं, क्योंकि बैंक में क्विक डिसीजन लेना रहता है। आपको तुरंत इमीडिएट डिसीजन लेना है कि इसको लोन देना है कि नहीं देना है, या इसका खाता तुरंत खोलना है कि नहीं खोलना है। अकाउंटिंग जो है आजकल सिस्टम कंप्यूटर आ गए हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, जल्दी करने क्विक करने की। उसके लिए बहुत सारी कोचिंग्स हैं, आप घर पे प्राइवेट भी ले सकते हैं। आजकल तो मोबाइल पे भी ऐप आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई कि आप पढ़ाई करके और कम से कम इतना तैयारी करें कि जो पेपर आपका है उस पेपर को आप कितने जल्दी से निकाल सकते हैं, वो करना आपको ज़रूरी है। जी, जब आप बैंक में हैं, बैंकर हैं, बहुत तनाव होता है, लगातार इतने सारे जो आपने बोला कि क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, तो आप अपनी जो कला है इससे आप अपने आप को किस तरीके से रिलीज करते हैं, कैसे अपने माइंड को कूल करते हैं? मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर जो बैंकर है वो अगर अन्य विधाओं में जुड़ जाए तो उसे फिर बैंकिंग बहुत सरल लगेगी। जी। जो वो तनाव लेता है, टेंशन लेता है ना, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है तो मैं गुनगुनाने लगता हूँ, गाना गाने लगता हूँ, तो अपने आप को रिलैक्स महसूस करने लगता हूँ। नो डाउट इस समय बैंकिंग अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और उसमें लगातार काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों की अपेक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि हर आदमी आजकल चाहता है कि तुरंत हमारा काम हो जाए। तो इसके लिए टेंशन है, लेकिन उसको रिलैक्स पाने के लिए आपको संगीत में या कुछ भी गाने सुन लीजिए, या आप थोड़ा सा कस्टमर के साथ आज की तारीख में इतने अच्छे से बात कीजिए, उससे उसकी हॉबीज़ पूछना शुरू कर दीजिए। मैं यही करता हूँ, कोई आता है मेरे पास, पूछता हूँ क्या करते हो, गाना गाते हो, अरे वाह एक गाना सुनाओ। हाँ जी। वो जब तक उससे बातचीत कर रहा हूँ उसका काम भी हो जाता है, जी जी वो जी। चला जाता है। अरे वाह तो जी, तो मैं- दोनों तरफ से सभी लोग बिल्कुल कूल डाउन हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो हमारी नई पीढ़ी है उसको किसी न किसी विधा में पारंगत होना चाहिए, उसके मन में जो भी करे, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक कोई कला उसको आए, किसी भी कला को वो अपनाए, तो मुझे लगता है कि वो अपने आप को बैलेंस करके चल सकता है। आप जिस तरीके से गायन का शौक है, अभिनेता आप हैं, लेकिन निर्देशन की ओर कैसे गए आप, कैसा आपको शौक लगा? मैंने यहाँ एक बार आया था 2016 में, एक प्ले किया था मैंने, हाँ नहीं तो। हमारे फ्लाइंग फेरीज ग्रुप है, इसके डायरेक्टर आजम खान जी ने मुझे उसमें काम दिया था, पहली बार अवसर दिया था। तो सब लोगों को लगा कि ये नया लड़के, ये एकदम
जिन्होंने कभी कुछ सीखा नहीं है, थिएटर किया नहीं है, इनको ये रोल दिया जा रहा है। और वो रोल मैंने किया। बैंकिंग से निकल के सुबह 6 बजे मैं जाके 9 बजे तक रिहर्सल करता था, फिर बैंक जाता था। ऐसे ही रात को भी करता था और मैंने वो रोल किया और बहुत सराहा गया। लेकिन बीच में जनजातीय अपना ट्राइबल म्यूज़ियम में एक बार वहाँ प्ले करने का, वही प्ले का अवसर मिला। हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं उनको कहीं बाहर जाना पड़ गया अचानक। बोले सुनील एक काम करो, ये आप रोल तो कर ही रहे हो, इसका डायरेक्शन अब भी आप करो। जी तो मुझे लगा मैं कर सकता हूँ। बोले हाँ मैंने देखा है आपके अंदर है वो चीज़ कि आप कर सकते हो। मैंने वो ग्रुप को उठाया, उसको तैयारी कराया। 20 दिन के अंदर हम लोगों ने वो प्ले तैयार किया। और वो ट्राइबल म्यूज़ियम में पहली बार ऐसा हुआ कि बुधवार का दिन, मोस्टली सैटरडे संडे को नाटक थिएटर पूरे हॉल भरे रहते हैं, उस दिन बुधवार था, पूरा का पूरा खचाखच हॉल भरा हुआ था। लोगों को बहुत पसंद आया। और मुझे आजम खान जी बोला कि अब आप जो है ये लाइन पकड़िए, बहुत अच्छा निर्देशन करते हैं आप, डायरेक्शन अच्छा है आपका। लोगों ने सराहा, तो फिर मैं इस लाइन में उतर पड़ा। जी 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 सर। और- सक्सेना सर, आप ये बताइए कि आपने किस किस किताबों का कब कब जो अनुवाद है वो कैसे किया, कौन कौन से नाम है उनके? मैं सबसे पहले जो मेरे को श्रेय देना चाहिए आकाशवाणी भोपाल को, कि उनके जितने भी कार्यक्रम होते थे इनका ऑल इंडिया कंपटीशन होता था। जैसे संगीत का कार्यक्रम है तो उन्होंने, संगीत वाले ने अपना कार्यक्रम के जो को हिंदी में दे दिया कि सर हमने ये कार्यक्रम किया, तो उसका अंग्रेजी रूपांतर करना होता था। उसके बाद मुझे लगा कि ये विधा बहुत ज़रूरी है कि हिंदी को प्रोत्साहन तभी मिलेगा जब लोग अंग्रेजी में उसके बारे में जाने कि क्या हो रहा है। तो मैं अपनी इच्छानुसार ट्रांसलेशन करता रहता था हिंदी से अंग्रेजी में। फिर मैंने ये देखा कि हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने में कठिनाई ज़्यादा है, अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन करना आसान है। एक चीज़ मैंने ये सीखी। तो मैंने कहा कि कठिन काम करो। हाँ जी। तो मेरे मित्र ने उपन्यास लिखा 400 पेज का, हिंदी में पति पत्नी दोनों ने मिलकर लिखा था, 100% बिजनेस। उन्होंने कहा सर मैंने बहुत से लोगों से बात की और आपका नाम सजेस्ट किया गया है, आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दीजिए। मैं कर तो दूंगा, पर मेरे तरफ से शर्त यह है कि आप 6 महीने मेरे से मांगेंगे नहीं, 6 महीने बाद आइएगा, मैं आपका ट्रांसलेशन आपको 400 पेज पूरे करके दे दूंगा। जी। उसके पहले शिक्षा विवेचन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पत्रिका निकलती थी। तो मेरे एक सहयोगी थे कॉमर्स के प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद, उन्होंने कहा कि मुझे हिंदी नहीं आती है, मुझे अंग्रेजी आती है, इसका आप ट्रांसलेशन कर दीजिए। तो मैंने अंग्रेजी से हिंदी में किया, फिर ये हिंदी से अंग्रेजी में किया। तो सब तरह के अनुभव, फिर उपन्यास किया, फिर इनकी जो कहानियाँ हैं हंसादीप की, उन कहानियों का अनुवाद किया। तो अनुवाद का काम जो है वो नीरस नहीं है, उसमें पर आप एक शब्द के पीछे अगर अटक गए हैं तो अटक गए हैं। उसमें आपको 10 तरह से सोचना पड़ेगा कि यहाँ इसमें कौन सा शब्द सबसे उपयुक्त होगा। जी जी जी। आप शैक्षणिक अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, एनसीईआरटी से आपने जुड़े हैं, तो किस प्रकार से जो हमारे जो नवीन शिक्षक हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर आपकी रुचि नहीं है शिक्षक बनने में तो बिल्कुल ना बनिए। जब तक रुचि नहीं है आपके व्यवसाय में तब तक आप उन्नति नहीं कर सकेंगे, आप उसके साथ अपने प्रोफेशन के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे। शिक्षक का कार्य जो है वो बहुत मुश्किल कार्य है। बहुत सी बातें शिक्षक के बारे में कही जाती हैं, उनको सबको तो उतारना बहुत मुश्किल है, पर ज़रूरी यह है कि शिक्षक हैं तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखिए, कक्षा के बाहर आप उनके मित्र हैं, पर जो कुछ देना है। और फिर मैं एक बात कहूँगा कि जो विद्यार्थी पढ़ने में अच्छा है वो शिक्षक के बगैर भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता चलिए, है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आप आए, सुनील जी और सक्सेना सर आप आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। शिक्षक दिवस कल है, उसके लिए आपको पहले ही शुभकामनाएं। कल सुबह फिर से देखिएगा नमस्कार एमपी सुबह 8 बजे। हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।
इतिहास में क्षमता है स्वयं को दोहराने की।